मैं विवेक जी एक बहुत गंभीर विषय कह रहा हूँ जी। मैं भी गंभीर विषय कह रहा था सर, बताइए ना। सहयोगी थे उत्तर प्रदेश जी। इनके जो सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश में, राजभर जी, कल तो वो कह रहे थे कि मैं तो चुनाव ही नहीं होने दूंगा। वो तो चुनाव आयोग को भी कह रहे हैं जब तक मुझे मंत्री नहीं बनाएंगे तब तक मैं चुनाव नहीं होने दूंगा, आचार संहिता लगने नहीं दूंगा। ऐसी स्थिति में आ गए। उस वृद्ध व्यक्ति के लिए मेरी सिंपैथी आपके चैनल के माध्यम से। उसकी सांसें फुला दी है इन्होंने। देखिए कभी योगी जी, कभी मोदी जी, एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ जाड़े के मौसम में कितना अन्याय हो रहा है। कभी नया साल गया, आपने भी एक बुजुर्ग को, जोशी जी आपने भी एक बुजुर्ग को, मैं बताऊं उस बुजुर्ग का नाम, आपने भी उस बुजुर्ग को बहुत परेशान किया है। ये अच्छी बात नहीं है जोशी जी। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, आप बताइए सही नाम, तभी तब मैं बता तो रहा हूँ। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, देखिए अपनी अलग पार्टी बना ली भाई साहब ने। जवाब ले लीजिए और वो आप ही को डेंट करेंगे। विवेक जी जवाब ले लीजिए। बोलिए बोलिए विवेक जी, आप जवाब ले लीजिए। विवेक जी जवाब ले लीजिए। उत्तर प्रदेश के दो मौर्य जी को, एक भारतीय जनता पार्टी के मौर्य जी, उनको हारने के बाद ये एमएलसी बनाते हैं। एक उत्तर प्रदेश के दूसरे मौर्य जी को हारने के बाद माननीय अखिलेश यादव जी एमएलसी बनाते, सम्मान देते, जिनकी जमीन खो गई है। तो इनको तो हम लोग दोनों को ढो रहे हैं। नहीं, लेकिन बुजुर्गों वाली बात की। संजय जी के पास और प्रशांत पटेल जी वेट की जगह रहा हूं। प्रशांत पटेल जी वेट की जगह इसका जवाब लेने के लिए आ रहा हूं। संजय जी एक मैं 1 सेकंड में आ रहा हूं। संजय जी इसका जवाब लेने के लिए प्रशांत पटेल आ रहा हूं, जो जवाब उन्होंने दिया है। मैं संजय जी से पूछ रहा हूं कि 42 में से कितनी सीटें कांग्रेस को अगर अलायंस होता है तो, मतलब अनुमान वाली बात, मैं पक्की सीटें नहीं पूछ रहा, अनुमान वाली बात। अनुमान नहीं, अनुमान की कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहता हूं, राहुल गांधी पहले तो अधीर रंजन चौधरी पे कार्रवाई करे। उन पे कार्रवाई जब तक नहीं होगी, सीट शेयरिंग पे, वो इसलिए क्योंकि वो डेंट कर रहे हैं, वो बीजेपी के एजेंट हैं। मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं बार बार हर डिबेट में बोलता हूं, आज से मैं 6 महीने पहले से बोल रहा हूं कि वो बीजेपी के एजेंट है, बीजेपी के हाथों में कठपुतली बनकर के खेल रहे हैं। और अधीर रंजन चौधरी इसका जवाब चाहेंगे। तो मैं उनको इतना बता दे रहा हूं, आज आपका चैनल में बता दे रहा हूं कि उनका जमानत जब्त हो जाएगी। वो इस तरीके से गेम खेल रहे हैं, ना बीजेपी उनका साथ देगी और ना हम लोग साथ देंगे। अगर इसको अधीर रंजन चौधरी को किनारे करते हैं तो हमारे समझौता हो सकता है राहुल गांधी जी के साथ, खड़गे जी के साथ बैठ करके, ममता जी के साथ बैठ करके चीज समझा। अगर वो समझौता करते हैं तो समझौता होगा। ममता दीदी ने दरवाजे बंद नहीं किए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक आदमी जो है वो डेंट कर रहा है लगातार, कांग्रेस को डेंट कर रहा है। हम लोग इसका छोटा जवाब प्रशांत पटेल जी के पास आ रहा हूं। अंशु अवस्थी जी, देखिए, इतनी सभी बातों पर चर्चा हुई, बीजेपी ने भी बोला और दूसरे लोगों ने भी, और कांग्रेस को आरोपित कर रहे थे बीजेपी के साथी। मुझे बहुत देर में समय मिला, इसलिए मुझे थोड़ा समय दीजिएगा, 1 मिनट। उसके बाद भी बीजेपी इतनी देर कांग्रेस पे दोषारोपण करते रहे, सीटों को लेकर बात करते रहे, लेकिन जनता की बात नहीं की। हम इसे अपनी जीत मानते हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर इस देश का अन्नदाता बैठा है, एमएसपी गारंटी पर कानून की मांग कर रहा है, और प्रधानमंत्री जी ने भरोसा दिया था। देखिए, देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा और उनकी बातों की गरिमा बहुत बड़ी होती है। प्रधानमंत्री जी, भले श्री नरेंद्र मोदी जी ने उन चीजों को हल्का किया है, अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया तो पूरा देश भरोसा करता है उस बात पर, उस पर अमल करता है। लेकिन आज फिर से उनको आना पड़ा है, तो आज उस पर बीजेपी बात नहीं कर रही, बेरोजगारी पर बात नहीं कर रही है, महंगाई पर बात नहीं कर रही है। ये हम ये मानते हैं कि ये लोगों को बात समझ में आ रही है कि भाजपा सिर्फ लोगों का ध्यान भटका रही है। कांग्रेस को कमजोर बताकर चुनाव लड़ना चाहती, ना कि अपनी कोई उपलब्धि बताकर। आप टीएमसी पर और जो सवाल संजय जी का है अधीर रंजन चौधरी जी पर, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम करेंगे ना। हमारे लिए, मैंने क्या कहा, हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है हम इसे तय करते हैं। एक एज ए पॉलिटिकल पार्टी, एक डेमोक्रेसी में हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वो इस देश के जनता के मुद्दे हैं जी, ना कि जो अधीर रंजन चौधरी साहब ने कहा या ममता बनर्जी जी ने कहा या जो दूसरे ने। ठीक है, प्रशांत पटेल जी थोड़ी देर पहले कुछ कहना चाह रहे थे। मुद्दे इस देश के बेरोजगारी, महंगाई है, जाति जनगणना है, जिस पर भाजपा, प्रशांत पटेल जी खुद ओबीसी हैं, प्रधानमंत्री जी स्वयं को ओबीसी बताते हैं, अपने मंत्री को। ठीक है, प्रशांत पटेल जी से जवाब ले लेता हूं। प्रशांत पटेल, देश के आम पिछड़े की जाति जनगणना पर वो चुप क्यों हैं? जी, प्रशांत पटेल जी, आखिर जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं? जवाब ले लेते हैं। इस पर बताएं, जवाब दें। जी, अंशु जी। हाँ,
ये जाति बिल्कुल, जनगणना मैं के पक्ष अंशु जी- में है कि नहीं, व्यक्तिगत तौर पर ठीक और है, पार्टी ठीक है। तौर पर, दोनों? ठीक है, जवाब ले लेते हैं, बताता जवाब हूँ ले लेते हैं। बताता हूँ कर्नाटका में आपके सीएम सिद्धारमैया पिछली बार थे, उन्होंने जातिगत अब सर्वे बताइए कराया था। वो आंकड़े भैया, पेश कर दें। सवाल के वो बदले आंकड़े पेश कर सवाल दें नहीं ना होता आपने। है। आप अपना आपने सवाल किया, चरित्र मैं जवाब साफ दे रहा हूं, करिए। आपका आपने सवाल कैरेक्टर किया, क्या है मैं जवाब दे जाति रहा हूं। जनगणना पे, बताइए। कांग्रेस मैं बता का रहा हूं, स्टैंड वही बता रहा हूं, क्लियर है। वही बता रहा हूं। सुन लीजिए अंशु जी मैं जवाब बता ले रहा लेते हैं। ठीक है अंशु जी जवाब ले लेते हैं। हाँ, जिस दिन राहुल गांधी अपनी जाति बता देंगे कि वो ब्राह्मण हैं, ईसाई हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, उस दिन हम जातिगत जनगणना कराएंगे। छत्तीसगढ़ में आपके जो नेता भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बोला कि मैंने जातिगत जनगणना कराई है, लेकिन मैं सर वो घोषित नहीं करूंगा। भैया आप अपने राज्य में करते हैं, घोषित करते इस नहीं देश हैं। का पिछड़ा आपके जो अपना हक मांग रहा है। सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, सीडब्ल्यूसी में कितने ओबीसी हैं? 85 में से केवल 17 हैं। आप वहां तो 27% दे नहीं पा रहे हैं। आपकी जब केंद्र सरकार थी, खाली 2 ओबीसी मंत्री थे। हमारे यहाँ तो 27-28 ओबीसी मंत्री हैं, 20 एससी मंत्री हैं। हमने तो प्रधानमंत्री ओबीसी दिया है। कांग्रेस ने कभी कोई ओबीसी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया? देखिए चुनाव करीब है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। ये डिबेट 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे भी जा सकती है, लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म नहीं होगा। लेकिन जरूरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन दिखा है, गठबंधन जमीन पर उतरा है। इसका रिजल्ट क्या होता है, 2019 की तरह होता है या फिर 2024 में कोई नई तस्वीर सामने आती है, यह बहुत दिलचस्प होगा देखना। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ डिबेट में हिस्सा लेने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। तो 2024 के नतीजे काफी कुछ तय करेंगे। गठबंधन का भविष्य, विपक्षी दलों का भविष्य, विपक्षी दलों के नंबर्स और बीजेपी के दावे। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं।